दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित है। साथियों, ये पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का है और 4th सेमेस्टर का है, जिनके बैक लगी हुई थी। क्योंकि अब तो ईयर वाइज एग्ज़ाम होते हैं तो सेकेंड ईयर में है, लेकिन जब भी सेमेस्टर स्कीम थी जैसे 2017-18 में थी तो उनके अगर बैक लगी हुई थी तो उनका पेपर, और ये पेपर दोस्तों 7 अक्टूबर 2021 को हुआ है। हालांकि ये 4 अक्टूबर को होना था, लेकिन किसी कारण से कैंसिल करके इसको 7 अक्टूबर को किया है। अच्छा पेपर है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आंसर की देख लो आपके कितने सही हुए हैं। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये देखना कि आपके इसमें से कितने सही हो रहे हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो जल्दी जल्दी करवा देंगे सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला सवाल है कि तारों को बांधने के लिए किस प्रकार की केबल टाइज का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब अपन डिन रेल में केबल डालते हैं या किसी पीवीसी चैनल वगैरह में डालते हैं तो इन केबलों को एक साथ बांधा जाता है, और इनको एक साथ बांधने के लिए जिस टाई का उपयोग करते हैं वो नायलॉन टाई कहलाती है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। साथ में आपको तीसरा क्वेश्चन इधर से करवा देता हूँ कि कंट्रोल पैनल की जो प्रयुक्त वायरिंग है इसका नाम क्या है। दोस्तों, हम तो इसको अपनी भाषा में ग्लैंड बोलते हैं। प्रैक्टिकली जितने भी होते हैं ना, ये होती है पैनल बोर्ड में केबल डालने के लिए होती है। यहाँ से जैसे केबल अपन डालेंगे ना, तो ये क्या केबल उस पैनल बोर्ड में जहाँ होल होता है वहाँ केबल उस धातु के साथ कट नहीं लग जाए, इसके लिए होती है। साथ में केबल को ये होल्ड करके भी रखती है। पैनल बोर्ड में जहाँ हमने केबल को कस रखा है, मान लीजिए कनेक्शन कर रखे हैं, तो उस पर यांत्रिक खिंचाव भी नहीं पड़ता। साधारण भाषा में इसको ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसका नाम जो है वो ग्रोमेट नाम है। वैसे देखो, लग हम सब जानते हैं, थिम्बल के बारे में जानते हैं और टर्मिनल कनेक्टर के बारे में भी जानते हैं। नहीं जानते तो इनकी अलग से आपको फ़ोटो देखनी पड़ेगी, सब अलग अलग समझ में आ जाएंगे। आगे फिर सवाल पूछा कि कंट्रोल पैनल में जो ये वायरिंग की एसेसरी आपको दिखा रहे हैं इसका नाम क्या है। दोस्तों, इस एसेसरी का नाम है डिन रेल। पहला ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये होती है पैनल बोर्ड में जब हमें कोई भी कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, टाइमर, इस तरह की चीज़ें फिट करनी हो बिना स्क्रू के, क्योंकि इसमें है ना सीधे वो फंसा दी जाती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा घरों में हम लोग एमसीबी के लगाते हैं तो बिना स्क्रू की लग जाती है ना एमसीबी, तो ये उसी तरह की एसेसरी है, इसको डिन रेल बोलते हैं। आपका ए उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए था। आप कौन सा करके आए थे मुझे ज़रूर बताना। पैनल बोर्ड में कौन सी डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाव करता है। दोस्तों, अब दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। एक जैसी दो क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके बताऊँगा क्या फ़र्क है दोनों में। यहाँ पर ये कह रहा है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है, वो डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पर हमें एमसीबी करना होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्योंकि दोस्तों, थर्मल ओवरलोड रिले आपको केवल ओवरलोड से बचाव देगी, वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देगी। सो यहाँ पर हमें एमसीबी करना होगा। डी उत्तर आएगा दोस्तों इसका। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि एक्चुएटर के साथ जो स्विच मशीन की गति या वस्तु के भाग को बोलते हैं, तो दोस्तों उसको लिमिट स्विच बोलते हैं। एक्चुएटर होते हैं जैसे वाल्व टाइप के होते हैं, एक निर्धारित लिमिट के बाद वो कट जाते हैं। जैसे वाल्व को ओपन करना है या क्लोज करना है तो अपनी पोजीशन आने के बाद अपने आप मोटर बंद हो जानी चाहिए, उसके लिए दोस्तों लिमिट होती है, वो कट जाती है। और इधर देखिए 8वां क्वेश्चन पैरेलल में आ गया जो अभी हम करके आए थे, लेकिन यहाँ सवाल में अलग चीज़ पूछ रहा है, वो ध्यान से देखना कि पैनल बोर्ड में ऐसा कौन लगा होता है, कौन सा उपकरण होता है जो मोटर को हीटिंग से बचाता है और ओवरलोडिंग से बचाता है। साथियों, जब मोटर गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा करंट लेती है तो गर्म होती है, पहला कारण क्योंकि उसमें I²R कॉपर लॉस ज़्यादा होता है, और ओवरलोड होती है तब भी करंट ज़्यादा लेती है। तो ऐसे में मोटर को बचाव के लिए हम थर्मल रिले लगाते हैं, और ये हमारे पैनल बोर्डों में लगती भी है। वैसे देखो, रेक्टिफायर हो नहीं सकता, एसी को डीसी करता है। लिमिट स्विच अभी मैंने बताया लिमिट काटने का काम करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वैसे ही काम नहीं आएगी, तो यहाँ आपका उत्तर वैसे ही थर्मल रिले बन जाता है। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ गई। साथियों बताऊँ आपको मैं, ये कंप्लीट पेपर जो है ना
निम्मी की असाइनमेंट में से बनाया गया है। सो अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है ना, तो आप निम्मी की असाइनमेंट पढ़ करके जाएं, पूरा पेपर उसी में से आ रहा है। ऑफ लोड पर किस प्रकार का स्विच प्रचालित करते हैं, तो साथियों हम सब जानते हैं आइसोलेटिंग स्विच ऐसा होता है जो ऑफ लोड पोजीशन पे चलता है, बिना लोड के इसको ऑपरेट किया जाता है, ये बाहर पर कभी ऑपरेट नहीं होता। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, स्टार, मेन, डेल्टा और टाइमर, तो ये चारों का सीक्वेंस कैसा होता है, इनके चलने का क्रम कैसा होता है। इनके चलने का क्रम दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है, क्योंकि वो स्टार बन करके रेडी रहता है। फिर मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होता है, फिर टाइमर को कमांड जाती है, तो टाइमर स्टार को ड्रॉप करा के डेल्टा को पिकअप करा देता है। यानी सबसे पहले स्टार और मेन एक साथ ही पिकअप हो जाते हैं लगभग। टाइमर को सप्लाई उस समय मिलती रहती है, फिर वो थोड़ी टाइम बाद में क्या करता है, स्टार साइड के कॉन्टेक्ट को तो NO कर देता है और डेल्टा साइड के कॉन्टेक्ट को NC करता है, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलती है। तो डेल्टा की कॉइल पिकअप हो जाती है और पिकअप होकर वो स्टार को ड्रॉप करा देती है, तो मोटर डेल्टा में चलती है। आगे देखिए दोस्तों, अब सवाल वही देखो रिपीट हो गया कि कह रहा है कि पेंच का उपयोग किए बिना किसी भी पैनल बोर्ड में MCB, ओवरलोड रिले इत्यादि को हमें लगाना है, किस सामग्री का उपयोग करोगे। और अभी हमसे ऊपर देखो पूछा गया था कि ये होती क्या है, डिनरेल है ना, तो इसका उत्तर A आएगा, डिनरेल करेंगे, ठीक है। और यहीं इधर बराबर में आपको 10वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा पैरेलल में कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल के साथ क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली ये चीज़ें आपको समझ में आएगी जब आप फील्ड में जाओगे। वास्तव में क्या होता है कि एक पावर कॉन्टेक्टर जो 3 फेज़ की सप्लाई लेकर जाता है RYB, तो ये पिकअप कैसे होगा, तो इसमें कॉइल के 2 सिरे होते हैं जिनको A1 A2 कहा जाता है। साथियों इसको फेज और न्यूट्रल जो आते हैं ये सिंगल फेज की सप्लाई होती है, ये 220 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, और हमारे पास ऐसे है कॉन्टेक्टर जो 24 वोल्ट के भी है। तो इनको जो ये 220 वोल्ट आ रही है ना, ये एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर से अलग से ही आती है। तो उस कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है ऑक्सिलरी सर्किट को सप्लाई देना, ऑक्सिलरी सर्किट को ऑपरेट करना, उसके लिए ये लगाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों पूछा, कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाते हैं। तो PVC चैनल का मतलब होता है कि इस तरह से वो खांचा सा बना हुआ होता है ना, उस खांचे की बात कर रहा है कि ये खांचा सा हम क्यों लगाते हैं, इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। आयताकार बॉक्स जो होता है ना, तो ये लगाते हैं अपन इसको, जो PVC चैनल, ये पावर सर्किट के जो तार होते हैं उनके लिए एक वे प्रदान कर सके, रास्ता दे सके। C उत्तर सही आएगा इसमें आपका। और ये देखो वापस सवाल पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। अभी पूछा कि कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते क्यों हैं, तो सेम वही है, उत्तर B आ जाएगा। ऑक्सिलरी सर्किट को पावर सप्लाई देना ताकि ऑक्सिलरी सर्किट उसको पिकअप करके रखें। अब ये फिर देखो वापस पूछ लिया कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का क्या उपयोग है, और उससे पहले हमें ये पूछा कि बिना स्क्रू के सामग्री लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। यानी डिन रेल के 3 क्वेश्चन हो गए। डायग्राम देखकर पूछ लिया ये क्या है, फिर ये पूछा डिन रेल काम क्या आती है, फिर ये पूछ लिया कि बिना स्क्रू के लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ITI के पेपर में देखो इस तरह से काम चल जाता है, एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको 3 बार देखने को मिल गया। अगला सवाल देखो, 15वां सवाल कर लेते हैं इधर से। परंपरागत बिजली सोर्स कौन सा है। परंपरागत में वो आते हैं दोस्तों अपने, जैसे ये उसमें वाला यानी थर्मल हो गया, और न्यूक्लियर भी इसी में आएगा, और डीजल और गैस वाला भी इसी में आएगा। और इस तरफ देखो कि कौन सी डिवाइस सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रणाली को ऑपरेट करती है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम। जैसे मैंने बताया अभी कि पहले स्टार चलना चाहिए फिर डेल्टा चलना चाहिए, तो इसका ऐसा करने के लिए कौन होता है, टाइमर होता है, जो निर्धारित समय के बाद एक को ऑन करा देता है, दूसरे को ऑफ़ करा देता है, तीसरे को ऑन करा देगा, चौथे को ऑफ़ करा देगा, इस तरह से चलता है, तो ये टाइमर ही होता है। वैसे देखो रिले, कॉन्टेक्टर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, इन सब का प्रैक्टिकल समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत काम में आती है फील्ड में। आप जॉब लग जाओगे तो आपको पता लगेगा इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगला सवाल, सोलर सेल किसका बनता है। तो सिलिकॉन उपयोग में लेंगे, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पेन स्टॉक का काम क्या है। तो पेन स्टॉक जो है वो टरबाइन तक जल पहुंचाने के लिए काम में आता है। ऐसे एक टेढ़ी नली सी होती है, उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। तो आपके इसका भी उत्तर B रहेगा, पेन स्टॉक आ जाएगा। अगला पूछा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स कौन सा है।
देखो यहाँ गैर परंपरागत को दूसरी साइड से देखें तो ये रिन्यूएबल कहलाते हैं। और रिन्यू देखो एक हवाई हो सकती है, बायोगैस, भाप और डीजल तीनों ही रिन्यू नहीं हो सकते। हालांकि थ्योरेटिकल जब पढ़ते हैं तब बायोगैस को ही गैर परंपरागत की श्रेणी में भी डाला गया है, बायोगैस को भी। लेकिन अब अगर अपन रिन्यू की श्रेणी से देखें ना, तब ना तो बायोगैस आएगा, ना भाप आएगा, ना डीजल आएगा। फिर अपने को हवा यानी विंड पावर स्टेशन की तरफ ही जाना होगा। 21वां सवाल कह रहा है स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। तो बॉयलर का उद्देश्य होता है पानी को स्टीम में परिवर्तित करना, क्योंकि बॉयलर में ही तो बनती है। थर्मल पावर स्टेशन में जो बॉयलर लगा होता है उसमें डीएम वाटर आता है, डीमिनरलाइज पानी, और उस पानी को वहाँ पर भाप बना देते हैं। ये स्टीम टरबाइन तक जाती है और टरबाइन चलती है। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है, तो सूर्य हो जाएगा। और ये तो मैंने कुछ दिन पहले अभी निमी की असाइनमेंट भी आपको दोस्तों करवाई थी। उम्मीद है आप हमारा वीडियो वहाँ से भी देखते होंगे, और अगर वहाँ से देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रोड या तो कैडमियम की होती है या फिर बोरोन की होती है। बोरोन नाम का ऑप्शन नहीं है, तो कैडमियम में आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। हाई हेड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, देखो पावर प्लांट हेड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड। तो जो हाई हेड वाले होते हैं ना, उनके लिए जिस टरबाइन का उपयोग करते हैं उसका नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन। अब यहाँ पर पेल्टन व्हील का ऑप्शन नहीं दिया, तो पेल्टन व्हील जो है वो इम्पल्स टरबाइन की श्रेणी में आती है, आवेग टरबाइन की श्रेणी में आती है, इसलिए आपको आवेग करना है। कापलान जो होती है ये लो हेड के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। कापलान जो है वो लो हेड के लिए, हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील आएगा। पेल्टन व्हील का ऑप्शन नहीं है, तो इम्पल्स यानी आवेग टरबाइन यहाँ पर कर देंगे। आगे दोस्तों सवाल पूछा है कि जैव द्रव्यमान जो होता है उसका अवशेष क्या होता है। तो अवशेष को सलरी बोलते हैं, घोल बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जैव ईंधन, इनका जो अवशेष होता है उसको सलरी या घोल बोला जाता है। और स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का काम क्या होता है। इकोनोमाइज़र को हिंदी में मित पियोजक बोलते हैं। इसका काम होता है कि जो फ्लू गैसें निकलती है ना, उनसे फीड वाटर को गर्म करना। फ्लू गैस, इनको हिंदी में दग्ध गैसें बोलते हैं। फ्लू गैस निकलती है, इनसे पानी को ये गर्म करता है। बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है, तो मीथेन गैस निकलती है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें, और आपने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पर भी जब इसको थोड़े दिन पहले करवाया था तो यही सेम सारे क्वेश्चन वही थे। पूरा निमी का पैटर्न है, कंप्लीट निमी के असाइनमेंट में से दिया हुआ है, इसलिए अलग तो कुछ इसमें है ही नहीं, वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है। तो बैराज का उद्देश्य होता है कि जो खाड़ी होती है उसमें प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करना, ठीक है। और सोलर पैनल जो होता है उसमें बिजली का उत्पादन कैसे होता है। तो जब सूर्य की रोशनी किरणें फोटोवोल्टेइक सेल से टकराती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, डी उत्तर आ जाएगा। और मैंने करवाया भी है ये तो अभी रिसेंटली, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस बिजली उत्पादन संयंत्र की संचालन में अधिक विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता का मतलब होता है इंग्लिश में रिलायबल बोलते हैं, कि मतलब हमें अच्छा खासा वो स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर अधिक दक्षता वाला पूछे या मोर ये मान लो कि इको फ्रेंडली पूछे, तब तो अपने को करना है जल विद्युत, और ऐसे में अपने को करना है परमाणु वाला, ठीक है। और ये देखो कि ओवरहेड लाइन में जो जॉइंट दिखाए गए एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने के कई प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये तो आज वाले वीडियो में ही करवाया था मैंने, सी उत्तर आएगा इसका, डी गलत कर रखा है ये निशान जो भी है। ACSR तार के लिए कंप्रेशन जॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। संपीड़न जॉइंट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कंप्रेस जॉइंट। और ये सारे तो आज वाले टेस्ट में जो थे वही क्वेश्चन है सेम, इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी करवा दूँ मैं, क्योंकि सुबह ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं 25 क्वेश्चन, और नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। निम्न असाइनमेंट पार्ट नंबर 20 यही था सेम। घरेलू उपभोक्ता के लिए सप्लाई प्रणाली 415 और 240 होती है, सुबह ही मैंने करवाया था। और ओवरहेड लाइनों में ये इंसुलेटर दिखाया है, तो इसका डी उत्तर है। सेकल इंसुलेटर आएगा, करवा दिया था सुबह ही, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है टाइम देने की। ओवरहेड लाइन में ACSR तार में जो स्टील का काम है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, ये सी उत्तर आएगा। एक तरह से आंसर की चेक कर लो भाई, जिनका ऑफलाइन पेपर हुआ है वो चेक कर लो कि हम पास है या फेल है, कितने सही हो रहे हैं। और किस प्रकार का AC ट्रांसमिशन यूनिवर्सली होता है। तो 3 फेज़ 3 वायर सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन के रूप में काम में लेते हैं। क्रॉस आर्म जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, इंसुलेटर क्रॉस आर्म पर ही लगाया जाता है। लाइन का समाप्ति हो रही है या कोने है का खंभा है, पोल है, तो उस पर सेकल इंसुलेटर लगता है, ये भी अपन ने पहले कर लिया था।
और ACSR का पूरा नाम पूछा है तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, डी उत्तर आएगा। ओवरहेड लाइनों में चालक तार कौन सा लेते हैं तो ACSR तार काम में लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आज सुबह ही करवाए थे, अगर आपने टाइम पर अगर देखा है तो ये सारे मैंने करवा दिए थे। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दोस्तों, ये है ड्राइव के क्वेश्चन, ठीक है ना। AC/DC ड्राइव जो होते हैं वो, पहला सवाल है इलेक्ट्रिकल ड्राइव है क्या। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है वो है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी विद्युत यांत्रिक युक्ति इसको बोलते हैं। और एक इधर 40वां सवाल है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार के पावर मॉड्यूलर का उपयोग करते हैं तो ए आएगा, बी गलत निशान लगाया हुआ है, साइक्लो कन्वर्टर आएगा। क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर जो है ये AC में फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने की तरह होता है, AC को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए होता है। ए उत्तर रहेगा साइक्लो कन्वर्टर, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यहीं से पहले 41वां सवाल करा देता हूँ कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदनशील इकाई काम करती है तो स्पीड सेंसर रखते हैं अपन। ड्राइव सिस्टम कंप्लीटली स्पीड पर ही टिका हुआ है, ठीक है, स्पीड सेंसिटिव होता है वो गति को। और नेक्स्ट पूछा कि ड्राइव का प्रकार कौन सा है अगर वो डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है इनको, जैसे शॉर्ट ड्यूटी साइकिल और क्वाड्रेंट साइकिल और उनमें। तो वेरिएबल स्पीड कंट्रोल ड्राइव जो होता है ना वो डायनेमिक और ट्रांजिएंट के ऑप्शन में आता है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी का रहेगा। आप अगर करके आएँ तो डी उत्तर किया है तो आपका सही माना जाएगा। और DC ड्राइव में जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें जोग स्विच का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जोग का पूरा नाम होता है जॉगिंग और जॉगिंग का दूसरा नाम होता है इंचिंग। तो इंचिंग प्रचालन जब हमें करना हो मोटर का तो इसका उपयोग करते हैं। इंचिंग प्रचालन क्या होता है, जॉगिंग प्रचालन क्या होता है, रुक रुक कर मोटर को कमांड देना या चलाना, लगातार नहीं चलती है, जब तक कमांड देते हैं तब तक चलती है, तो उसको इंचिंग या जॉगिंग बोलते हैं। और DC ड्राइव लो लेवल के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए शील्डिंग केबल का उपयोग क्यों करते हैं। परिरक्षण का मतलब होता है शील्डिंग। जैसे आपने देखा होगा अपने TV की जो केबल होती है ना सिंगल कोर, इसके ऊपर पूरी तरह से आर्मर्ड लगा रहता है, तो ये होती है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को रोकना, सिग्नल में किसी तरह का व्यवधान ना आए। और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव जो पहले क्वाड्रेंट में ही सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन कर देती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। डी उत्तर आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीट आंसर की चेक कर लो, जिनका पेपर हुआ है उनको पता लग जाएगा। और AC ड्राइव का मेन उपयोग क्या है तो AC ड्राइव मोस्टली इसलिए लेते हैं कि स्टेपलेस गति मिल जाए, यानी लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से वो चलता रहे। DC ड्राइव की जो फील्ड सप्लाई यूनिट होती है FSU, इसका काम क्या होता है तो फील्ड सप्लाई यूनिट का जो काम है वो अपने इसमें रहता है कि लगातार मोटर को एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करते रहना। नाम से ही पता लग रहा है कि फील्ड सप्लाई यूनिट है तो वो मोटर की फील्ड को लगातार एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा ताकि उसमें कोई वेरिएशन ना आए। 45 कह रहा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है, क्योंकि स्पीड अगर हाई होगी तो कम्यूटेटर और ब्रूश सबसे ज़्यादा घिस जाएंगे DC में। AC में कोई ब्रूश और कम्यूटेशन होता नहीं है, इसलिए AC ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है। और AC ड्राइव जो पैनल होता है BOP बेसिक ऑपरेटर पैनल, उसमें LCD क्यों लगी रहती है। LCD होती है इंडिकेटर के रूप में काम में ली जाती है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब होता है जैसे ऑन का इंडिकेटर आना, ऑफ का इंडिकेशन आना, ट्रिप का आना, हाई स्पीड का, लो स्पीड का। तो ये ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करता है, हमें इंडिकेशन दे देता है। DC मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है तो DC मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है। डी उत्तर करेंगे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है कि फील्ड धारा दिया हुआ है, फील्ड धारा से फ्लक्स हमेशा बढ़ता ही हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ही टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन धारा बढ़ने से फ्लक्स नहीं भी बढ़ता है, क्योंकि अगर फील्ड सैचुरेट हो गई उसके बाद धारा में वृद्धि करने पर फ्लक्स में वृद्धि नहीं होती है। सो इसका फील्ड धारा नहीं आएगा, केवल डी उत्तर आएगा आर्मेचर करंट। अगला सवाल है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो VF का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, इसमें जो IGBT होती है ये क्या काम आती है तो IGBT जो होती है ये इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस के रूप में काम में ली जाती है। इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस का मतलब सिस्टम को चेंज करना, इन्वर्ट करने का मतलब होता है व्युत्पन्न या बदलना। तो ए उत्तर सही आएगा। बस दोस्तों ये आए थे आज के पेपर में 50 क्वेश्चन। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्या आप अब पास हो जाएंगे इस बार।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, ताकि वो इसको देख सके, क्योंकि ऐसा ही पेपर उनके आने के भी चांस है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।